नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के अभ्यास हेतु राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षा में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, निम्न संगठनों में से कौन सा शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए यूनेस्को, बी यूनिसेफ, सी यूएनडीपी, डी ILO। आपको इनमें से बताना है इन संगठनों में से कौन ऐसा संगठन है जो शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूनेस्को। शांति की संस्कृति पर संयुक्त राष्ट्र का विचार 1992 में यूनेस्को द्वारा शांति संस्कृति कार्यक्रम को अपनाने के साथ में शुरू किया गया था। वर्ष 2000 को यूनेस्को ने शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए 2000 में शांति की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2001 से 2010 के दशक को विश्व के बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में वापस से घोषित किया गया और 2021 में संयुक्त राष्ट्र NGO एजुकेशन पीस टीम के फेडरिको मेयर और डार्ट मावर दो विद्वान थे। ये पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस तरह के संगठन को या इस तरह के सम्मेलन को सबसे पहले मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक क्रांति का संरक्षक किसने कहा है? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए ऑस्टिन, बी रजनी कोठारी, सी अंबेडकर, डी MN रॉय। आपको बताना है कि ऐसा कौन है जिसने भारत में सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक क्रांति का संरक्षक कहा है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन। ऑस्टिन ने भारत में सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक क्रांति का संरक्षक कहा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना अवकाश या प्लान हॉलीडेज से असंगत है? आप सभी जानते हैं योजना अवकाश या प्लान हॉलीडेज के विषय में। आपको बताना है इसमें असंगत कौन सा है। ऑप्शन ए ये लघु अवधि आकस्मिक योजनाएं थी, बी इन योजनाओं की अवधि 1966 से 69 थी, सी युद्ध, मुद्रास्फीति एवं सूखा इन योजनाओं के प्रमुख कारण थे, तथा डी योजना अवकाश पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता के कारण आरंभ हुए। आपको बताना है कि कौन सा योजना अवकाश या प्लान हॉलीडेज से असंगत है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है योजना अवकाश पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता के कारण आरंभ हुआ, यह असंगत है। आप सभी जानते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ 1952 में हुआ था, तथा भारत चीन युद्ध एवं भारत पाक युद्ध, उसके उपरांत सूखा और फिर मुद्रास्फीति आदि कारणों से 1966 से लेकर 69 तक योजना अवकाश रहा था। इसी दौरान इस समय में योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए 1966 से 1969 तक वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, और इस टाइम पीरियड को योजना अवकाश या प्लान हॉलीडेज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए संगठन सिद्धांत, बी मानव संबंध सिद्धांत, सी वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, डी नौकरशाही सिद्धांत। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगठन सिद्धांत। संगठन सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है। प्रशासन के परंपरागत सिद्धांत का विकास 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। इसके प्रमुख प्रवर्तक के रूप में हेनरी फेयोल, गुलिक, उर्विक, मूनी, रैली और फॉलेट जैसे विद्वान आदि आते हैं। इसे संगठन सिद्धांत, यांत्रिक सिद्धांत, औपचारिक संगठन सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम भी याद रखें। परंपरागत सिद्धांत को संगठन सिद्धांत, यांत्रिक सिद्धांत और औपचारिक संगठन सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रेग्जिट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन ए ब्रेग्जिट का तात्पर्य यूके का यूरोपियन यूनियन को छोड़ना है। ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन के संबंध में यूके के भारी आर्थिक भार व बेरोजगारी को जन्म दिया है। सी ब्रेग्जिट वाद विषय ने PM डेविड कैमरून को त्यागपत्र के लिए बाध्य किया था, तथा ऑप्शन डी ब्रेग्जिट के पक्ष में मुख्यतया युवा मतदाता ने अपना वोट दिया। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रेग्जिट के पक्ष में मुख्यतया युवा मतदाता ने ही अपना वोट दिया था, ये गलत है। ठीक है, एक जनमत संग्रह के तहत सभी ने इसमें वोट दिया था। आप सभी जानते हैं ब्रेग्जिट 2 शब्दों के मेल से बना है, ब्रिटेन और एग्जिट।
यानी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन जब बाहर हुआ था उसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। वर्ष 2016 में इंग्लैंड की जनता के द्वारा एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह के द्वारा इंग्लैंड को यूरोपियन यूनियन से अलग होने का जनादेश दिया गया था। ब्रेग्जिट के पक्ष में सभी लोग नहीं थे। ब्रेग्जिट के पक्ष में इंग्लैंड के अधिकांश लोग थे, लेकिन यूरोपियन यूनियन में बने रहने के समर्थन में स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के लोगों ने मतदान किया था। इस प्रकार से लगभग 51% के साथ में यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया था, यूके अलग हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी में औद्योगिकीकरण की मांग के अनुकूल नई सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए ब्यूरोक्रेसी के उपयोग से बाहर हो जाने की संभावना है? ऐसा किसने माना था? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए वारेन बेनिस, बी मैक्स वेबर, सी पीटर ब्लाउ तथा डी मार्टिन एल्बोर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आता है वारेन बेनिस। वारेन बेनिस ने अपनी पुस्तक द टेम्पररी सोसाइटी, जो कि 1968 में आई थी, में ब्यूरोक्रेसी के संगठनात्मक स्वरूप की आलोचना करते हुए औद्योगिकृत समाज की आवश्यकताओं को पूरा न करने वाला माना था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, यदि वह, तो आपको बताना है कब किया जा सकता है। ए भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, बी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, सी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो, तथा डी 10 वर्ष के अनुभव वाला प्रशासक हो अथवा रह चुका हो। विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए में है ए, बी, सी और डी, यानी चारों ऑप्शन सही हैं। बी है ए, बी और डी, सी है ए, बी और सी, तथा डी है बी, सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने नागरिकों की शिकायत निपटाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त नामक 2 अधिकरणों की स्थापना का समर्थन किया था, उसकी बात की थी। इससे संबंधित संविधान संशोधन वर्ष 2013 में हुआ। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए मिशन अंतरिक्ष, बी मिशन भारत, सी मिशन शक्ति, डी मिशन एसेट। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिशन शक्ति। 27 मार्च 2019 को किया गया एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। आपको बताना चाहेंगे, इसके द्वारा भारत ने दुश्मन के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने की क्षमता विकसित कर ली है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद में भारत चौथा देश है जिसने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, किस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? तो आपको केस के नाम दिए हैं, बताना है। ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, बी मेनका गांधी केस, सी विशाखा केस, डी बेरुवारी केस। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेरुवारी केस। बेरुवारी केस में निर्णय दिया गया उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। यह 1960 में आया था। इसके अतिरिक्त 1973 में केशवानंद भारती केस आया था और इसमें उद्देशिका को संविधान का मूल भाग माना गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट, उनके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित की जाती है? आपको बताना है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, बी राज्य के राज्यपाल, सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, डी भारत के महान्यायवादी। नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं, कूट हैं, उसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए में है ए, बी, सी और डी यानी चारों, बी में है ए, बी और सी है ए, बी और डी, तथा डी है ए और बी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इसके तहत ए और बी यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, इनकी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट, उनके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित की जाती है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है। तो क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए धार्मिक संघर्ष पाठन की मुख्य धारा होगी। ऑप्शन बी पश्चिम की संस्कृति और राजनीतिक विरासत की अस्वीकृति। ऑप्शन सी नैतिक मूल्यों पर घोर असहमति, तथा ऑप्शन डी संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक व आर्थिक सांस्कृतिक चरित्र का होगा।
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है संघर्ष मुख्य रूप से वैचारिक व आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है संघर्ष मुख्य रूप से वैचारिक व आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा। इस अवधारणा का विकास सैमुअल पी हंटिंगटन ने किया था। उन्होंने क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन एक किताब लिखी थी जो 1996 में प्रसिद्ध हुई थी। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि शीत युद्ध के पश्चात सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के मूल कारण बन गए हैं। अतः भविष्य में युद्ध राज्यों के मध्य न होकर राज्यों के बीच में जो संस्कृति है उनके मध्य होगा। तो इसका सही उत्तर होगा संघर्ष मुख्य रूप से वैचारिक आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नीति आयोग है तो आपको बताना है नीति आयोग क्या है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए एक स्टाफ अभिकरण, बी एक सूत्र या लाइन अभिकरण, सी एक सहायक अभिकरण, डी ना तो स्टाफ और ना ही सूत्र अभिकरण। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण के रूप में काम करता है। यह एक थिंक टैंक की तरह काम करता है जो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। उल्लेखनीय है कि स्टाफ परामर्शदात्री निकाय है जो योजना और नीति निर्माण में सहायक की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन वैज्ञानिक प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं। आपको विशेषताएं दी हैं। ए एक एकल प्रशासनिक विज्ञान जिसके सिद्धांत न केवल व्यापार बल्कि सरकार और धार्मिक और अन्य संगठनों पर भी लागू होते हैं। बी कार्यात्मक फोरमैनशिप। सी योजना एवं कार्यान्वयन में अलगाव। डी विभेदक टुकड़ा टुकड़ा कार्य योजना। विकल्प दिए हैं उसमें सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में है बी सी और डी, बी में है ए बी और डी, सी में है ए बी सी और डी तथा डी में है बी और डी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। लोक प्रशासन के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत टेलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से टेलर ने इसकी विशेषताओं के तहत थकान अध्ययन, विभेदात्मक खंडशः, कार्य योजना, योजना एवं कार्यान्वयन, विभाजन, कार्यात्मक फोरमैनशिप आदि की पहचान की। इसने मूलतः आर्थिक मनुष्य की संकल्पना को मजबूत किया था। तो इसके तहत आपको ऑप्शन नंबर बी सी और डी करेक्ट होंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको दिया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना। दोस्तों इसका सही उत्तर, इसमें ऑप्शंस गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। दोस्तों इसका सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। इसमें सर्वप्रथम आएगा इंदिरा आवास योजना जो 1985 से लेकर 86 के दौरान आई थी। उसके उपरांत आई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 2000 में लॉन्च हुई थी। इसके बाद में आई थी अटल पेंशन योजना जो कि 2014 में आई थी, लेकिन ये मई के महीने में 9 मई को आई थी। इसके अंत में आई थी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यह भी 2014 में आई थी, लेकिन नवंबर के महीने में 20 नवंबर को लॉन्च की गई थी। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम इंदिरा आवास योजना, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके उपरांत अटल पेंशन योजना और अंत में होगा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है। मतलब संपूर्ण अधिकार किन नदियों पे है आपको खोजना है। ऑप्शन ए में है चेनाब रावी व्यास, बी में है रावी व्यास सतलज, सी है व्यास सतलज झेलम तथा डी है रावी चेनाब झेलम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रावी व्यास और सतलज। सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था के तहत सिंधु नदी घाटी नदियों को दो भागों पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया था। इस समझौते के अनुसार सिंधु, झेलम और चेनाब ये तीन नदियां जो हैं इनके पानी को पाकिस्तान को यूज करने के लिए कहा गया था, जबकि रावी व्यास व सतलज को पूर्वी नदियां मानते हुए इन पर भारत का अनन्य अधिकार तय किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा रावी व्यास और सतलज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संगठन में संघर्ष समाधान के लिए पार्कर फॉलेट ने निम्न में से कौन सा मार्ग सुझाया है। आपको मार्ग दिए हैं, ए आधिपत्य, बी समझौता, सी समर्पण तथा डी एकीकरण। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में है ए बी और सी, बी में है ए बी और डी, सी है बी सी और डी
तथा डी है ए, बी, सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के तहत ए, बी और डी यानी आधिपत्य, समझौता और एकीकरण। आपको बताना चाहेंगे मेरी पार्कर फॉलेट ने परंपरागत उपागम तथा व्यवहारवादी मानव उपागम के मध्य सेतु का निर्माण किया है। उनका मानना है संगठन में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण विवाद होते रहते हैं और विवाद हमेशा बेकार या हानिकारक नहीं होते हैं। अतः इनके समाधान के लिए फॉलेट ने आधिपत्य, समझौता और एकीकरण का मार्ग सुझाया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रसन्नता सूचकांक निम्न में से किस देश का सृजन है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में भूटान, बी में नेपाल, सी में यूनाइटेड किंगडम और डी में स्विट्जरलैंड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रसन्नता सूचकांक का संबंध भूटान से है। भूटान एक दक्षिण एशियाई पहाड़ी देश है। यहाँ भौतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन इनका दोहन की क्षमता अभी तक ये विकसित नहीं कर पाए हैं। इनकी जनसंख्या भी बहुत कम है, जीडीपी में भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। किंतु भूटान सरकार द्वारा लोगों की प्रसन्नता और भलाई के लिए एक सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता इंडेक्स का सृजन किया गया था। अतः प्रसन्नता सूचकांक भूटान का सृजन है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है? इन दोनों संगठनों में कौन सा अंतर का आधार नहीं है वो आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए में है लोक हितैषी, ऑप्शन बी है सदस्यता, ऑप्शन सी निधियन तथा ऑप्शन डी है पंथ निरपेक्षी एक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंथ निरपेक्षी एक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। स्वैच्छिक संगठन व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिन्हें स्वयं एक विधि समूह निकाय के रूप में संगठित कर लिया है ताकि वे संगठित कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सेवाएं प्रदान कर सके। वहीं जो गैर सरकारी संगठन होता है वह एक ऐसा शब्द है जो बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के साथ प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए पंजीकृत संगठन होते हैं। पंथ निरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दोनों संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं माना जाता, बल्कि लोक हितैषी रूप में, सदस्यता के रूप में, निधियन के रूप में इनमें अंतर किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एकमात्र जनजातीय नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया है, नेता का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए बिसोई, बी बिरसा मुंडा, सी कान्हो, डी भागीजी नाइक। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। सभी जानते हैं बिरसा मुंडा के विषय में। 1875 में छोटा नागपुर के पठार वाले एरिया में इनका जन्म हुआ था। 1895 में आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें बंदी बना लिया था। इन्हें 2 वर्ष की सजा भी मिली थी और अंततः जेल में ही 1900 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु का कारण हैजा नामक बीमारी बताई गई है। किंतु जब तक ये मरे तब तक बिरसा ने एक आंदोलनकारी जमात तैयार कर दी गई थी जिसमें आदिवासियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। बिरसा मुंडा एकमात्र जनजातीय नेता है जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? इन दोनों के अंतर को किस सिद्धांत के आधार पर आधारित किया गया है या जा सकता है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए निगमनात्मक, ऑप्शन बी आगमनात्मक, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक और ऑप्शन डी खोजपूर्ण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक। संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः प्रयोगात्मक सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है। संस्थावाद मुख्यतः विधि द्वारा निर्मित औपचारिक संस्थाओं से संबंधित था। संविधान द्वारा निर्मित संस्थाओं की उत्पत्ति, स्वरूप, प्रकृति व कार्यप्रणाली पर परंपरागत विद्वानों ने इसका अध्ययन किया। वहीं जो नव संस्थावाद है, ये नव संस्थावाद संस्थानों के सामाजिक दृष्टिकोण एवं उनके समाज को प्रभावित करने के तरीकों का अध्ययन करता है। तो इस तरह से दोनों में अंतर है और प्रयोगात्मक रूप से इनमें मुख्यतः अंतर खोजा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न करों में से किसको संघ द्वारा लगाया जाता है एवं राज्य द्वारा संग्रहित एवं खर्च किया जाता है? तो यहाँ पे कर दिए हैं, स्टाम्प कर, मेडिकल एवं प्रसाधन पदार्थों पर उत्पाद कर, बिक्री कर और भूमि कर या भू राजस्व। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में केवल ए और बी, ऑप्शन बी में केवल बी और सी, ऑप्शन सी में है ए, बी, सी तथा ऑप्शन डी में है सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में केवल ए और बी यानी स्टाम्प कर और मेडिकल एवं प्रसाधन पदार्थों पर उत्पाद कर लगाया जाता है, परंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं खर्च किया जाता है।
अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन से आयोग सांविधिक निकाय हैं? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ए में दिया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, बी में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सी में है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा ऑप्शन डी में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो आपको बताना है कौन सा सांविधिक निकाय है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में ए और बी, ऑप्शन बी में है बी, सी और डी, ऑप्शन सी में है ए और डी तथा ऑप्शन डी में है बी और सी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये सांविधिक निकाय हैं। बाकी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इनका उल्लेख क्रमशः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A, 338B में किया गया है, इसलिए संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी, यानी कितनों से अधिक नहीं होगी आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं, लोकसभा के 20% सदस्यों से अधिक नहीं, बी में है लोकसभा के 10% सदस्यों से अधिक नहीं, सी है लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं तथा ऑप्शन डी में है लोकसभा के 25% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद में सदस्यों यानी मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं थी। प्रधानमंत्री अपने विवेकाधिकार के आधार पर मंत्रिपरिषद के आकार को सुनिश्चित करता था, परंतु 2004 में 91वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें तय किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा गलत युग्म है? आपको गलत युग्म खोजना है। ऑप्शन ए में है मेल्टिंग पॉट यूएसए, ऑप्शन बी में है बॉइलिंग पॉट इजराइल, ऑप्शन सी में है सलाद बाउल भारत तथा ऑप्शन डी में है फ्रूट बाउल यूके। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रूट बाउल यूके। आपको इनके विषय में कुछ जानकारी दे देते हैं। यहाँ सलाद का कटोरा या सलाद बाउल का अर्थ होता है, यह एक रूपक है कि कैसे एक अंतर सांस्कृतिक समाज अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखते हुए विभिन्न संस्कृतियों को एकीकृत कर सकता है। तो सलाद बाउल के रूप में भारत को माना जाता है। इसके अलावा इसे भारत को फ्रूट बाउल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर मेल्टिंग पॉट की बात करें तो मेल्टिंग पॉट ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग अक्सर यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए किया जाता है, क्योंकि अमेरिका में अप्रवासियों के सांस्कृतिक एकीकरण का वर्णन है। यहाँ पे अप्रवासी लोग और जो अमेरिका के स्थानीय लोग उनके बीच में संस्कृतियों का घुलना मिलना ये शो करता है। तथा बॉइलिंग पॉइंट में इजराइल को इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे संस्कृतियों के बीच में अलगाव स्पष्टतः दिखाई देता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से कौन 9 लोक प्रशासन के कथ्यों को 5 मदों के नाम है प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित के अंतर्गत संक्षेपित करते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है फ्रैंक मेरिनी, डी है क्षमा चाहेंगे बी है डी वाल्डो, सी है FW टेलर, डी है MP फॉलेट। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक मेरिनी। नवीन लोक प्रशासन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग 1971 में फ्रैंक मेरिनी द्वारा संपादित पुस्तक टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मित्रो ब्रक पर्सपेक्टिव में हुआ था। मेरिनी 9 लोक प्रशासन के कथ्यों को 5 मूलभूत मदों के अंतर्गत संक्षेपित करते हैं, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित ये है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आंतरिक संचार हो सकता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शन ए केवल ऊर्ध्वगामी, बी केवल अधोगामी, ऑप्शन नंबर सी में है केवल ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी तथा डी है ऊर्ध्वगामी, अधोगामी एवं आर पार। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक संचार सूचनाओं का वह संचार है जिसमें सूचना के किसी संगठन के सदस्यों तक ऊर्ध्वगामी, अधोगामी अथवा आर पार के रूप में पहुंचाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त हुआ? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में है केंद्र राज्य संबंध,
बी है राज्य पुनर्गठन, सी है पंचायती राज तथा डी है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया। आयोग ने पूरी रिपोर्ट वर्ष 2010 में केंद्र सरकार को सौंपी थी और इसमें केंद्र राज्य संबंधों के विषय में जानकारी दी गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्रांति की तुलना बुखार या ज्वर से किसने की है? आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए थेडा स्कॉकपॉल, ऑप्शन बी बैरिंगटन मूर, ऑप्शन सी क्रेनबिटन, ऑप्शन डी फ्रांसिन आर्सस फ्रैंकल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेनबिटन। क्रेनबिटन यानी क्रेनस ब्रिटन फ्रांस का एक अमेरिकी इतिहासकार होने के साथ साथ विचारों का भी इतिहासकार था। उसने अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति द थ्योरी एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन, जो कि 1938 में आई थी, में क्रांतिकारी आंदोलन की गतिशीलता को बुखार की प्रगति से तुलना की थी। यानी क्रांति की तुलना बुखार या ज्वर से क्रेनबिटन ने की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसने कहा कि जब कूटनीति समाप्त होती है युद्ध आरंभ होता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए एडॉल्फ हिटलर, ऑप्शन बी में नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है हैंस मार्गेनथाउ तथा ऑप्शन डी है माओ त्से तुंग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडॉल्फ हिटलर। एडॉल्फ हिटलर ने कहा था जब कूटनीति समाप्त होती है युद्ध आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 के लिए संयुक्त राष्ट्र की निम्न में से किस विशेष संगठन की परिषद के लिए भारत को फिर से चुना गया था? तो संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन की परिषद के लिए भारत को फिर से चुना गया है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, ऑप्शन नंबर बी UNDP, सी यूनिसेफ तथा डी UNAID। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने और जहाज़ों से समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। IMO संगठन की स्थापना 1948 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद हुई थी और 1958 में यह पूर्ण रूप से अस्तित्व में आई थी। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। भारत 1959 में IMO में शामिल हुआ था तथा परिषद सदस्यों की श्रेणी में B श्रेणी में भारत काउंट होता है। तो समुद्री जो भी नियम होते हैं उनके लिए यह जिम्मेदार होता है और भारत को इस संगठन में 2024-25 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है इसकी परिषद के लिए। अगला क्षमा चाहेंगे, यह हमारा दोस्तों अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।